एपिसोड 10 का स्टार्टिंग वहीं से होता है जब पिछला पार्ट खत्म हुआ था। यानी कि हमें यूनसुन को दिखाया जाता है जो कि क्वींस फैमिली में कुछ ना कुछ मोटिव लेकर के जरूर आया है। वहीं क्वींस फैमिली की बटलर जो कि क्वींस फैमिली के खिलाफ किसी के कहने पर कुछ कर रही थी। अब वो किसके कहने पर कर रही थी तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। फिर हमें हिनवो को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त यांग से मिलने के लिए आया होता है। अपने दोस्त यांग को बताता है कि कैसे उसने बहुत बहादुरी से उस जंगली सुअर से कैसे उसने अपनी बीवी की जान बचाई। जिसके बाद तो उसकी बीवी की पूरी फैमिली यानी कि उसके इन-लॉज तो उसको काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं और उसके डैड तो उसकी काफी ज्यादा ही खातिरदारी करते हैं। जिसके बाद उसका दोस्त यांग कहता है, यार तू तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, इसी तरीके से सबका दिल जीतता रहे, स्पेशली तो अपनी वाइफ का दिल जीतता रहे क्योंकि उसे ही बिल चेंज करना है ना। इसके बाद हिनवो कहता है, यार मुझे सच बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस चाहता हूँ कि मैं किसी तरीके से इस फैमिली से आजाद हो जाऊं। इसके बाद यांग कहता है, तब तो तुझे अपना सब कुछ छोड़ देना चाहिए, यानी कि ये जो तूने इटालियन सूट पहना हुआ है इसे भी छोड़ देना चाहिए, तेरी लग्जरी फॉरेन कार और अपने मेड डिजाइनर शूज और महंगे वॉचेस को तो छोड़ ही दे। इसके साथ साथ है इनकी सारी दौलत को भी गुड बाय कर दे और अपने उस छोटे से गांव में चला जा जहाँ पर तेरी फैमिली तो बिल्कुल भी तेरा स्वागत नहीं करने वाली है। ये सुनने के बाद हिनवो तो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हमें हिनवो के बड़े भाई को दिखाया जाता है जो कि अपने होम टाउन में एक छोटा सा जिम चलाता था जिससे वो पैसा बिल्कुल भी नहीं कमा पा रहा था क्योंकि उसके जिम में कोई कस्टमर आता ही नहीं था। इसीलिए उसने छोटे छोटे बच्चों को बॉक्सिंग सिखाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद बच्चे भी काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं और वो भी बॉक्सिंग क्लब में आना छोड़ देते हैं। और आज तो हद ही हो गई थी, एक आखिरी स्टूडेंट आया था लेकिन आज उसने भी बॉक्सिंग क्लब को छोड़कर एक ताइक्वांडो क्लब ज्वाइन करने के लिए चला गया था। इसीलिए ये तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसकी बहन मिशन आती है। जिसके बाद तो ये दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करने लगते हैं क्योंकि इन दोनों का ही यहाँ पर बिजनेस नहीं चल रहा था। और अगर इस टाइम पे हिनवो ने हिन को डिवोर्स दे दिया जिसके बाद तो सब लोग रोड पर ही आ जाएंगे क्योंकि हिन ने शादी के टाइम इस गांव की 2 बिल्डिंगों को खरीद लिया था। एक में मिसल रहती थी जो जहाँ पर वो अपना ब्यूटी सैलून चलाती थी और वहीं दूसरी बिल्डिंग में बड़ा भाई रहता था। अगर इस वक्त हिन और हिनवो का डिवोर्स हो गया तो फिर ये दोनों को तो बिल्डिंग छोड़ना ही पड़ेगा। जिसके बाद तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों सियोल जाएंगे और अपने भाई और अपनी भाभी को समझाएंगे कि वो दोनों डिवोर्स ना ले। मिसेल तो अपने भाई को कहती है, मैंने हिन को कई बार कॉल किया मगर वो हमारे कॉल को पिक नहीं कर रही है। इसके बाद ये दोनों तो फैसला कर लेते हैं कि सियोल के लिए आज ही निकल जाएंगे और ये निकल भी जाते हैं। फिर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर यांग और हिनवो बातें कर रहे थे, वो दोनों एक साथ थे। इसके बाद यांग कहता है, पहले तो इस प्लान के खिलाफ था पर अब तुझे लगता है कि समझ में आ गया है। तू एक बात का ख्याल जरूर रखना कि ये बात हिन के सामने ना आ पाए कि तू उसकी केयर नहीं कर रहा है, बस केयर करने का नाटक कर रहा है, वरना वो तो छोड़, स्पेशली उसका डैड तुझे छोड़ेगा नहीं, ये बात तो बिल्कुल अच्छे से जानता है। जिसके बाद हिनवो बोलता है कि तुझे और मुझे ये बात सिर्फ पता है, ना तू किसी को बताएगा ना मैं किसी को बताऊंगा, तो आखिर तू ही बता कि किसी को कैसे पता चल जाएगा। तो बेकार में ही टेंशन ले रहा है, बिल्कुल भी फिक्र मत कर, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब ये तो हमें नहीं पता कि हिनवो अपने दोस्त के सामने नाटक कर रहा है या फिर हिन के सामने दिखावा कर रहा है, ये चीज तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर हमें हिनवो के भैया और उसकी दीदी को दिखाया जाता है जो कि सियोल पहुंच चुके थे, यानी कि उसी की सिटी में पहुंच चुके थे। बड़ा भाई बोल रहा था कि हमें हिनवो को बताना नहीं चाहिए कि हम उसके शहर में आ चुके हैं। इसके बाद उसकी बहन बोलती है कि अगर हमने हिनवो को बता दिया कि हम हिन से मिलने के लिए जा रहे हैं तो बात तो हिनवो हिन से मिलने नहीं देगा। इसके बाद तो वो दोनों काफी अच्छे से रेडी हो जाते हैं और हिन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो उनके पास तो अपॉइंटमेंट होता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो हिन से नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है। पर मिसेल कहती है कि शायद तुम यहाँ पर नई आई हो जिसकी वजह से तुम्हें पता नहीं है। इसके बाद वो यकीन दिलाने के लिए हिन और हिनवो के वेडिंग पिक्स को दिखाते हैं जिसमें ये दोनों भी वहीं बगल में खड़े थे। इसके बाद वो कहती है कि हम हिन के फैमिली मेंबर्स ही हैं, इसीलिए हमें अपनी फैमिली से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है। रिसेप्शनिस्ट तो बिना अपॉइंटमेंट के अंदर जाने ही नहीं देती है। तभी वहाँ पर हिन आ जाती है जो कि मिसेल को पहचान लेती है, वो उनसे बातें करने के लिए आती है। इसके बाद तो वो दोनों उससे देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अपना इंट्रो देते हुए कहते हैं, मैं हिनवो का बड़ा भाई हूँ और ये हिनवो की बड़ी बहन है। उसके बाद हिन कहती है, मैं आप दोनों को जानती हूँ। जिसके बाद मिसेल कहती है कि देखो हम तुमसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आए हैं और ये बात तुम प्लीज हिनवो को मत बताना क्योंकि हम उसे बता करके नहीं आए हैं, हमने उसको नहीं बताया है क्योंकि हम खास तुमसे ही मिलने के लिए आए हैं। हिन को मिस्टर हरमन से मिलने में थोड़ा टाइम था, इसीलिए वो उन दोनों को ऊपर लेकर जाती है और कॉफी वगैरह पिलाती है। मिसेल कहती है, मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया मगर शायद तुम बिजी थी इसलिए मेरा कॉल पिक नहीं कर पाई। जिसके बाद हिन कहती है कि माफ कीजिए मगर मैं अननोन नंबर नहीं उठाती हूँ। जिसके बाद मिसेल तो समझ जाती है कि उसके पास उसका नंबर नहीं था। इसके बाद हिन उसका यहाँ पे आने के बारे में पूछती है कि आप लोगों को क्या काम था और क्या जरूरी बात था। मिसेल को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर बात को स्टार्ट कैसे करे। जिसके बाद वो अपने डैड के 60th बर्थडे के बारे में बताना शुरू कर देती है। जिसके बाद हिन कहती है, मुझे लगता है कि आप लोग शायद मुझसे नाराज हो क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपके डैड के 60th बर्थडे पर नहीं आ पाई थी जिसकी वजह से आप लोग मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो। जिसके बाद मिसेल और उसका भाई कहता है कि नहीं हम बिल्कुल भी नाराज नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि हिनवो और तुम बहुत ही ज्यादा अलग हो, उसे झेलना इतना भी आसान नहीं है। वो भले ही तुमसे पोलर अपोजिट है पर उसे झेलना इतना भी आसान नहीं है। वो भले ही तुमसे अपोजिट हो मगर आखिर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और प्यार करके ही तो शादी की है ना। ये बातें सुनने के बाद हिन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
कि ये लोग आखिर बोलना क्या चाह रहे हैं। मिसेल बोलती है कि तुम दोनों हमेशा साथ में ही रहते हो, साथ में खाना खाते हो और कभी कभार छोटी मोटी नोक झोंक पर रहती हो। कभी कभार तो छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है। जैसे मुझे ही देख लो, मैं अपने हस्बैंड से एसी चालू करने के बारे में हमेशा छड़ती रह जैसे मुझे ही देख लो, अपने हस्बैंड के साथ एसी चालू करने के लिए मैं हमेशा उनसे झगड़ा करती रहती हूँ, पर फिर भी कुछ ही देर में अपने आप को हम दोनों एक दूसरे को ठीक कर लेते हैं। हेन को तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मिसेल जैसे ही डिवोर्स की बात करने जा रही थी कि तभी सेक्रेटरी आ जाती है और हेन को बताती है कि मिस्टर हरमन से मिलने का टाइम हो गया है, अगर अभी नहीं निकलेंगे तो लेट हो जाएंगे। जिसके बाद हेन उन दोनों को सॉरी बोलती है और कहती है, मेरी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप लोग मेरा वेट कीजिए, मेरा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। जिसके बाद मिसेल उसको कहती है, कोई बात नहीं, तुम आराम से जाओ, मुझे जो भी इंपॉर्टेंट बात बताना है मैं तुम्हें मेल कर दूंगी, इसीलिए तुम मेरा नंबर सेव जरूर कर लेना। इसके बाद ये दोनों भी हेन के साथ नीचे आ जाते हैं। इसके बाद हेन लिफ्ट में बोलती है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी ही आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगी। जिसे सुनने के बाद ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों कहते हैं, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हम तुम्हारी बिल्डिंग का अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसकी अच्छे से क्लीनिंग और रिपेयरिंग भी करते हैं। मगर हेन को तो याद भी नहीं था कि उसने हेनवू के होम टाउन में कोई बिल्डिंग भी खरीदी थी। उसके बाद उसकी सेक्रेटरी इसको याद दिलाती है। उसके बाद ये सारे लोग अपने अपने रास्ते के लिए निकल जाते हैं। हेन मिस्टर हरमन से मिलने के लिए जाती है तो रास्ते में उसकी सेक्रेटरी से पूछती है कि आपके इन-लॉज आपसे मिलने के लिए क्यों आए थे। उसके बाद हेन कहती है, मुझे नहीं पता कि आखिर वो लोग क्यों आए थे, उन लोगों ने स्टार्ट ही किया था डैड के 60th बर्थडे पे और कुछ एसी को लेकर झगड़ने की बात की थी, इसलिए मुझे समझ तो नहीं आया कि वो लोग कहना क्या चाह रहे हैं। तर के बाद हेन उस वीआईपी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर सिर्फ यंसुंग बैठा हुआ था। मिस्टर हरमन के बारे में पूछने पर वो बताता है कि उनकी बेटी को थोड़ी चोट लग गई थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। उसके बाद हेन बोलती है कि वो मीटिंग छोड़कर कैसे जा सकते हैं। उसके बाद यंसुंग बताता है कि वो एक फैमिली मैन है। जिसके बाद हेन कहती है, हाँ मुझे पता है, इसलिए तो उनकी 4 शादियां हो रखी हैं। मैं तो यहाँ पर सारी प्लानिंग करके आई थी, फ्लोर का डिजाइन से लेकर के मैं सब कुछ रेडी करके आई थी। उसके बाद यंसुंग कहता है कि एक तरफ से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्हें कैसा स्टोर चाहिए मुझे पता है, इसलिए इससे तुम्हारा फायदा ही होगा, इससे तुम्हें उनकी पसंद के बारे में भी पता चल जाएगा। उसके बाद हेन यंसुंग से पूछती है कि आखिर मिस्टर हरमन को स्टोर का कैसा डिजाइन चाहिए। दूसरी तरफ हमें हेनवू को दिखाया जाता है जहाँ पर से मिलने के लिए एक आदमी आया होता है और उसको बताता है कि हेन मिस्टर हरमन से मिलने के लिए गई है। उसके साथ यंसुंग है। यंसुंग का नाम सुनते ही हेनवू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ हेन को दिखाया जाता है जो कि यंसुंग से डिस्कस कर रही होती है और वह यंसुंग हेन के स्टोर का ब्लूप्रिंट देखता है तो बोलता है कि मिस्टर हरमन को 2 फ्लोर चाहिए और उन्हें भी उनकी पसंद का होना चाहिए। लेकिन हेन का वो नया मल्टी कम्प्लेक्स डिजाइन बन चुका था तो हेन ने मिस्टर हरमन यानी कि हर्षना ग्रुप के कंपनी के लिए डिजाइन किया था कि मिस्टर हरमन की सोच से बिल्कुल भी अलग था। वो बताता है कि जो भी मिस्टर हरमन के डिजाइन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हर्षना के लिए वैसे डिजाइन बना सकता है वो उसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगा। इसके बाद हेन कहती है, मुझे पता है कि आखिर उनको कैसा डिजाइन चाहिए वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इसके बाद यंसुंग कहता है, इसीलिए तो मैं तुम्हारी उनसे बात करवा रहा हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे फायदे की ही बात होगा। दूसरी तरफ हमें हेनवू को दिखाया जाता है जो कि पूरा सैड बैठा हुआ था, हेन और यंसुंग के बारे में ही सोच रहा था। जिसके बाद उसका एक कलीग आता है उसको बताता है कि आज शाम को आपके बड़े भाई और आपकी बड़ी दीदी आई थी, हेन मैम से मिलने के लिए आए थे। जो सुनने के बाद हेनवू तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें मिशेल को दिखाया जाता है जो हेन को पूरी बात बताने के लिए मैसेज कर रही थी। वो उस टेक्स्ट में लिख रही थी कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, हमें पता है कि गलती हेनवू की ही होगी, पर ऐसे जल्दबाजी में डिवोर्स लेना सही बात नहीं है, इसीलिए क्या तुम प्लीज एक बार और डिवोर्स के बारे में सोच सकती हो। मैं जानती हूँ कि मेरा भाई थोड़ा नादान है, मगर तुम तो समझदार हो, प्लीज इस डिवोर्स के बारे में एक बार और सोचो। अगर तुमसे हेनवू डिवोर्स के बारे में कुछ कहता है तो प्लीज उस बात को सीरियस मत लेना। ये मैसेज लिखकर वो उसको भेज देती है। जैसे ही मैसेज को भेजती है तभी उसको हेनवू का कॉल आ जाता है। उसके बाद हेनवू उससे पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए थे। उसके बाद मिशेल उसको बताती है कि हम नहीं चाहते कि तुम हेन को डिवोर्स दो, उससे मिलने के लिए गए थे मगर उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने मैसेज कर दिया है। जिसके बाद हेन मिशेल को बताता है यानी कि अपनी बहन को बताता है कि आप लोगों ने ये क्या कर दिया, मैंने अभी तक हेन को डिवोर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जो सुनने के बाद ये दोनों तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, मगर अब काफी देर हो चुकी थी, वो मैसेज उस तक पहुंच चुका था, यानी कि हेन के फोन पर चला गया था वो मैसेज। जिसके बाद हेनवू जल्दी से अपनी वाइफ यानी कि हेन को कॉल लगाता है, मगर उस टाइम में हेन वॉशरूम गई हुई थी, इसीलिए यंसुंग ने हेन की पर्स से उसका फोन निकालकर उसके कॉल को कट कर दिया था, उसके फोन को ही स्विच ऑफ कर दिया था उसके बाद। इसीलिए इधर यंसुंग हेन से पूछता है कि आखिर तुम्हारा हस्बैंड किस तरीके का इंसान है। जिसके बाद हेन बताती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, तुमने तो देखा ही था कि कैसे उसने अपनी जान की परवाह किए बिना ही उस जंगली सुअर से बचाया था। जिसके बाद यंसुंग उसको बताता है कि मैंने उसको हेसिटेट करते हुए देखा था, वो तुम्हें बचाने आने से पहले बहुत ही हिचकिचा रहा था। इधर हेन को ढूंढते हुए घर पर पहुंच जाता है क्योंकि उसे लगा था कि शायद हेन मीटिंग से वापस आ चुकी है, लेकिन वो तो घर पर थे ही नहीं और यहाँ तक कि उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए हेन की उसको फिक्र होने लगी थी, स्पेशली उसके फोन के लिए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसने मैसेज को पढ़ तो नहीं लिया है। हमें हेन को दिखाया जाता है जिसके बाद हेन कहती है, यही तो तुम दोनों में डिफरेंस है कि जब वो सुअर मुझ पर अटैक करने के लिए आया था तब तुम हेनवू को देख रहे थे, जबकि हेनवू मुझे बचाने के लिए आया था। उसके बाद यंसुंग कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद हेन हाँ कहती है और कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हारी नजर में प्यार का मतलब क्या है,
पर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे लिए प्यार का मतलब है हर सुख दुख में साथ रहना, किसी भी हाल में एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाना, चाहे हम कितने भी कर्ज में हो वो हमारे साथ रहता है, यही मेरे लिए प्यार है। हिनबू ने उसको 4 साल पहले बताई थी। ये बात कहने के बाद हेन थोड़ा रुक जाती है, फिर कहती है कि हिनबू ये सारी चीजें मेरे लिए कर रहा है। इसके बाद हिनबू बोलता है कि जब लोग किसी बात को लेकर सीरियस नहीं होते हैं तब वो थोड़ा रुक कर बात करते हैं, और तुम्हें देखकर यही लग रहा है कि तुम अपनी बात पर कॉन्फिडेंट नहीं हो। पर सच देखा जाए तो हेन अपनी बात पर कॉन्फिडेंट नहीं थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा ड्रिंक करने लगती है। इधर हिनबू को दिखाया जाता है जो कि घर के बाहर काफी देर से वेट कर रहा था। हिन का तो कॉल ही नहीं लग रहा था, वो कॉल कर ही रहा था। इतने देर में यहाँ पर हिनसुंग पहुंच जाता है। हिन कार में सो रही थी, जिसके बाद हिनसुंग उसको बताता है कि हिन ने थोड़ा ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। इसके बाद हिनबू तो हिनसुंग पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि हिन कभी भी ज्यादा ड्रिंक नहीं करती थी। आखिर तुमने उसको कितना पिला दिया है, जो कि ये होश में भी नहीं लग रही है। तभी हिन उठ जाती है, जिसके बाद हिनसुंग उसको बताता है कि कल सुबह उठते ही ऑरेंज जूस पी लेना, क्योंकि इसी से तुम्हारा हैंगओवर उतरता है। जो सुनने के बाद हिनबू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो हेन को अंदर ले जाता है। वो हेन को अंदर लेकर जा रहा था तो फिर वो हेन से पूछता है, आखिर तुमने इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों किया, जबकि तुम तो कभी भी इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करती थी। उसके बाद हेन कहती है कि अब से मैं कुछ नई चीजें ट्राई करना चाहती हूँ। ये मेरे साथ कितना अनफेयर है ना, मैंने बचपन से एक अलग जिंदगी जी है ताकि मैं लंबी और हेल्थी जिंदगी जी सकूँ। वो सारी चीजें करना बेकार है, और अब से मैं वही सारी चीजें करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। अब मैं अपनी मर्जी से जो चाहे वो बोल सकती हूँ। उन सभी को मार डालूंगी जो मुझे धोखा देना चाहते हैं। सुनने के बाद हेनबू तो डर जाता है और पूछता है कि मार डालूंगी, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। इसके बाद हेन कहती है, मैंने वही बोला जो तुम सुन रहे थे, कि जो भी मुझे धोखा देगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे जान से मार डालूंगी। वैसे भी तो मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं, किसी को मार भी दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही सजा हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तुम तो मेरे अटर्नी बनने के लिए तैयार ही हो ना, तो फिर मुझे डरने की कोई बात ही नहीं है और मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हेन उससे बोलता है कि तुम आखिर इतनी आसानी से कैसे ये सारी चीजें भूल लेती हो। तो हेन उसकी तरफ देखती है और घूरने लग जाती है और कहती है, तुम तो मुझसे बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे। जो सुनकर हेन वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारा मोबाइल क्यों नहीं लग रहा था, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, मैंने कितनी बार कॉल किया। हेन को तो याद भी नहीं था कि उसका मोबाइल कहाँ है। फिर वो अपने पर्स में देखती है, फोन तो वहाँ पर भी नहीं था। तो फिर वो कहती है शायद हिनसुंग की कार में रह गई होगी। इसके बाद हेनबू उसकी कार की तरफ जल्दी से दौड़ते हुए जाता है ताकि वो वहाँ से चला न जाए, क्योंकि ड्राइवर हेन को छोड़ने के बाद वो हिनसुंग को छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था। तभी वो देखता है कि हेन का मोबाइल तो उसके पॉकेट में ही है, उसका फोन स्विच ऑफ था। इसके बाद वो अपने फोन को ऑन करती है। अब हेन के हाथ में उसका फोन देख करके हेनबू तो भाग करके उसके पास जाता है। फोन को ऑन कर चुकी थी, हेन को तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, इसीलिए हेन मैसेज पर तो क्लिक करने के लिए ही जा रही थी। वो उन सारे मैसेज को चेक करते इससे पहले ही हेनबू उसके पास पहुंच जाता है, उसके दोनों हाथों को होल्ड कर लेता है। के बाद तो हेन का फोन नीचे ही गिर जाता है, पर दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। हेन तो उससे हैरानी से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिसके बाद हेनबू थोड़ा नर्वस होते हुए बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। के बाद वो उसका हाथ छोड़ देता है, लेकिन हेन तो उसके हाथों को फंसा कर अपने करीब लेती है और कहती है, मैंने कहा था ना कि मैं नई चीजें ट्राई करने वाली हूँ। यह बोलकर वो उसे किस कर लेती है। इसे हेनबू तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ पार्ट 10 खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।